नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के बारे में पढ़ रहे हैं। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं में अपने गणित विषय में पाठ 1 से लगाकर अपने 6 यहाँ पर पूरे हो गए हैं। 7वें पाठ में पाठ 7 वह त्रिभुज विषय पर आधारित है। त्रिभुज के अंदर अपन बहुत सारा विषय है त्रिभुज के बारे में, उसमें मुख्य रूप से अपन पाठ 7 में सर्वांग समता के बारे में, सर्वांग समता क्या होती है उसकी जानकारी अपन लेंगे। पहले परिचय की दृष्टि से त्रिभुज, तो त्रिभुज की परिभाषा पर विचार करते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, मतलब सबसे छोटी आकृति की दृष्टि से कि दो भुजाओं से आकृति बनना संभव नहीं है, तो किसी भी बंद आकृति बनने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो सबसे छोटी आकृति में है वह त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर यहाँ पर देखते हैं ए बी भुजा एक है, बी सी भुजा है और ए सी भुजा है। इस प्रकार से त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। कोण की दृष्टि से कोण 1, कोण 2 और कोण 3। तो त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में ए बी बी सी ए सी 3 भुजाएं होती है और कोण ए, कोण बी और कोण सी, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अर्थात त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा व 3 कोण। तो कुल मिलाकर अंग, जो शरीर का कहते हैं ना अंग है, हाथ पांव मुंह, इस प्रकार से त्रिभुज के 6 अंग है, अवयव है, वह है 3 भुजा व 3 कोण। आगे की ओर देखते हैं तो त्रिभुज में किसी भी सर्वांग समता, सर्वांग समता में अपन कुछ 8वीं कक्षा के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके आगे चलते हैं तो एक बार देखते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर सर्वांग समता, सर्वांग समता का सामान्य परिचय कक्षा 8वीं में अपना हो चुका था, 8वीं कक्षा के अंदर। अब आगे चलते हैं, कुछ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता का सामान्य परिचय में देखते हैं, अपन बाजार में एक छोटा सा फोटो लेके जाते हैं और 30 रुपए की 30 को फोटो कॉपी निकाल के लाते हैं। उसी आकार के छोटो फोटो कॉपी निकालते हैं, या कोई पन्ना लेके जाते हैं, मार्कशीट लेके जाते हैं, उसकी फोटो कॉपी निकालते हैं। तो देखते हैं दोनों एक जैसी ही है, मतलब जितनी उसकी साइज है फोटो की, सेम साइज के उसके 30 फोटो निकल जाते हैं, 50 फोटो निकल जाते हैं। तो दोनों की साइज समान है, दोनों का शेप समान है, एक दूसरे के ऊपर रखने पर वह एक दूसरे को ढक लेता है। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो और उसके संगत माप, जितनी कान की साइज है, जितनी आंख की साइज है, जितनी नाक की साइज है, तो उसके संगत अवयव जो है वह एक दूसरे के समान हो, इस प्रकार की आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृतियां। तो परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो। आकार समान का मतलब है वर्ग की वर्ग से तुलना करनी है, त्रिभुज की त्रिभुज से करनी है और फोटो की फोटो से। तो जो आकृतियां हैं वो आकृतियां आपस में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फिर अमाप, समान अमाप, अमाप का मतलब है उसका संगत माप, संगत माप उसका जो है वो समान होना चाहिए, मतलब जिसका जो है भुजा का भुजा से संबंध होना चाहिए, कोण का कोण से, और जिस संगत जिस माप का है उसके आधार पर उसका संबंध होना चाहिए। और कुछ सामान्य डेफिनेशन के रूप में देखते हैं, जैसे अपन लेते हैं वर्ग। तो कोई भी वर्ग होगा, इसका मतलब उसमें तय है कि 4 भुजा होगी, चारों का माप क्या होगा? समान होगा। जैसे लेते हैं अपन ए बी सी और डी, पी क्यू आर और एस। वर्ग इसका मतलब इसके चारों कोण कितने होंगे? 90 डिग्री का होगा। चारों कोण कितने होंगे? 90 डिग्री का। अब तुलना की दृष्टि से एक चीज अलग हो सकती है, वह उसकी भुजा। अगर इनकी मान में 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो दूसरे की कितनी है? 5 सेंटीमीटर भुजा। इसका मतलब है दोनों वर्ग है वह सर्वांग सम, एक दूसरे को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, वह एक दूसरे के ऊपर ढक लेंगे। तो दो वर्गों के सर्वांग सम होने के लिए उसकी क्या चाहिए? एक भुजा चाहिए। तो एक भुजा वर्ग में एक भुजा का माप
समान हो तो वह सर्वांग सम वर्ग कहलाते हैं। अगर वर्ग की दृष्टि से देखें तो वर्ग में किस आधार पर बनता है? प्रकार को खोलते हैं और एक गोल बनाते हैं। इसका मतलब जो प्रकार का खोला हुआ भाग है वो वर्ग की त्रिज्या कहलाती है। तो वर्ग को बनाने के लिए उसकी त्रिज्या होना अनिवार्य है। तो त्रिज्या, इसका मतलब अगर वर्ग में एक ही माप होता है वह होती है वर्ग की त्रिज्या। तो मान लो कि दोनों की वर्ग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, OA और यहाँ पर P और Q। तो वर्ग की अगर त्रिज्या समान है इसका मतलब है वर्ग क्या है? सर्वांग सम है। तो वर्ग के लिए क्या चाहिए? वर्ग में समान त्रिज्या वर्ग में समान त्रिज्या वाले वर्ग सर्वांग सम कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो त्रिभुज में अगर दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है अर्थात उनकी तीनों भुजाएं हैं वो समान है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो खाली एक त्रिज्या के आधार पर अपन बता सकते हैं, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में एक भुजा के आधार पर बता सकते हैं कि वह समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज में कम से कम कितनी चाहिए? एक भुजा ही अपना चाहिए समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो आगे अपन डेफिनेशन देखते हैं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज में सर्वांग समता की परिभाषा इस प्रकार से है। त्रिभुज में दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती है वह त्रिभुज है, वह जो है सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब उसकी 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, इसी की त्रिभुज की 3 भुजाएं, सभी त्रिभुज भुजाएं समान होना हो सकते हैं। उसकी संगत मतलब उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उसके अप्रॉक्स में है, इसके समांतर में अगर भुजाएं बराबर है और उसी दृष्टि से उसके कोण बराबर है तो वह त्रिभुज है वह सर्वांग सम है। मतलब एक दूसरे को ऊपर रखने पर वह एक दूसरे को क्या कर लेगा? ढक लेगा। तो वह सर्वांग सम। जैसे त्रिभुज देखते हैं तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में अभी दोनों में अपन तुलना करने जा रहे हैं। तो तुलना इस प्रकार से है, इसका AB भुजा त्रिभुज की है, वह त्रिभुज के ये 5 सेंटीमीटर, तो इसकी क्या है? ये 5 सेंटीमीटर PQR और वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। और ये अपने को चित्र में दिया हुआ है। इसी प्रकार देखते हैं इसकी BC भुजा है और 4 सेंटीमीटर, इसकी कौन सी भुजा इसके बराबर है? इसकी QR भुजा है वह 4 सेंटीमीटर। इसकी AC भुजा है, इसकी AC भुजा है उसके किसके बराबर है? PR के बराबर। किसके बराबर है? PR, क्योंकि ये दोनों 6। इसका मतलब है इसकी संगत भुजाएं उसकी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है। इसकी AB है वो इसके PQ बराबर है, इसकी BC है वो QR के बराबर, इसकी AC है वो PR के बराबर। इसी प्रकार कोण के बारे में देखते हैं तो इसका जो कोण है वह A 40 है। इसका भी कोण किसके बराबर है? P के बराबर है, वह है 40। इसका B कोण है वह इसके Q के बराबर है, वह 60। और इसका जो C कोण है उसकी किसके बराबर है? उस कोण के R के बराबर है, वह है 80। तो इसके 3 कोण हैं वो सामने वाले त्रिभुज के भी 3 कोणों के बराबर है। तो इसके संगत कोण इसके दूसरे के संगत कोणों के बराबर है। इस प्रकार से कह सकते हैं त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज का नाम ABC है, वह सर्वांग सम। सर्वांग सम का चिन्ह का मतलब है 2 लाइन, इसके ऊपर लहर, समुद्र की लहर का निशान है, वह सर्वांग समता का चिन्ह है। त्रिभुज PQR के बराबर है। तो ये 2 लहरें हैं और लहर का निशान है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। सर्वांग समता का चिन्ह कहलाता है। तो 2 लाइन और इसके ऊपर लहर का निशान है, वह सर्वांग समता का जो है निशान कहलाता है। ये जो है
दर्शाता है त्रिभुज एबीसी है, वो सर्वांश एमपीक्यू है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे को ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक लेंगे। इसके संगत कौन है वह, इसकी 3 भुजाएं हैं, वो दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर होगी, और इसके 3 कोण है वह दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर होता है। अब इसको बताने के लिए 6 अवयव है। ऐसा कोई तरीका है जिसके आधार पर तय करें, कम से कम बताना पड़े और उसका पूरा का पूरा उत्तर प्राप्त हो जाए, इसको कहते हैं सर्वांश समता की कसौटियां। तो इसमें अपन 3 अवयव नियमों के तहत बताते हैं, शेष 3 अवयव स्वतः ही बराबर हो जाते हैं। उसके लिए कम से कम आवश्यकता है वह है जो है त्रिभुज की सर्वांश समता की कसौटियां, वो इस प्रकार से है। तो त्रिभुज में सर्वांग समता की कसौटियां, कसौटी का मतलब है नियम, इसको एक दूसरे को परखना, किस कसौटी पर तहत वह परखा गया है वह उसकी कसौटियां कहलाती है। कुल मिला के उसकी कसौटियां हैं वह 5 है, वो इस प्रकार से है। पहली है ASA, दूसरी है SAS, तीसरी है AAS, चौथी है वह SSS, और 5वीं है वह RHS। ये 5 कसौटियां हैं। इसमें SAS का मतलब है एक त्रिभुज के 2 कोण और उसके बीच में भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण एक बीच में भुजा कर बराबर हो जाए। इसकी संगत 2 कोण भुजा और दूसरे के 2 कोण भुजा के बराबर हो जाती है, तो शेष तीनों अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वह कहलाती कसौटी। इसमें 3 ही बताने पड़ते हैं। इसी प्रकार 2 भुजा के बीच में कोण, 2 लगातार कोण के बाद में इस कोण के बाद में भुजा। ए का मतलब है एंगल, एंगल का मतलब है कोण, एस का मतलब है साइड, साइड का मतलब है भुजा। तो यहाँ पर ये कोण और भुजा को दर्शा है। और 3 त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की 3 भुजा के अगर बराबर है तो वह त्रिभुज है वह सर्वांश, एक दूसरे को ढक लेगा और वह सर्वांश। RHS का मतलब है दोनों त्रिभुज 90 डिग्री के होने चाहिए, उसके बाद उसकी कर्ण भुजा बराबर होनी चाहिए और अन्य 2 भुजा बच गई उसमें से एक भुजा कोई बराबर होनी चाहिए। तो आपको 3 चीजें बराबर है और पीछे वाली 3 चीजें स्वतः ही बराबर हो जाएगी, उसको कहते हैं CP/CT। तो इसे कहते हैं, तो सर्वांग सम की डेफिनेशन होगी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब आपने 3 चीजें बताई, शेष 3 चीजें है वो स्वतः बराबर होगी। इस स्वतः बराबर को कहते हैं CP/CT, संगत त्रिभुज के संगत अवयव। मतलब 3 बता दी, 3 बच गई। जैसे ASS का मतलब है आपने 2 कोण इसके बीच की भुजा बता दी। अब शेष क्या बच गए, तो शेष CP/CT के तहत आएगा। शेष बच गए, 2 कोण हो गया, 1 कोण बच गया, 1 भुजा हो गया, इसका मतलब 2 भुजा शेष बच गई। वो शेष 2 भुजा है वह स्वतः ही बराबर हो जाएंगे, उसको कहते हैं CP/CT। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो है इस कसौटियां किस प्रकार से होती हैं, इसमें त्रिभुज में किस कसौटियां किस प्रकार से लगती है, उसकी सारी जानकारी अपन लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन जो YouTube पर चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और उसकी जो है अपनों को लाइक और शेयर करना है। तो ये करना आप नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।